विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 60 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे आपका श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। हेडिंग डालते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर डायग्राम इसका हमने समझ लिया था, संरचना हमने लिख ली थी और कार्य विधि हमने इसकी समझ ली थी। जो डायग्राम था इसका, सर्किट डायग्राम, जो परिपथ चित्र था, उसके आधार पर हमने इसकी जो क्या बोलते हैं वर्किंग फंक्शन था, कार्य विधि थी, उसको हमने समझ लिया था। अब उसको हमें लिखना बाकी रह गया, ठीक है। तो उसको हम चलो लिखते हैं, कार्य विधि। क्योंकि ये जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर है वो अर्ध तरंग निष्ठकारी और पूर्ण तरंग निष्ठकारी दोनों के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो पहले हम जो कार्य विधि लिखेंगे वो लिखेंगे अर्ध तरंग निष्ठकारी के लिए। अर्ध तरंग निष्ठकारी के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लेंगे तो हमें देखो क्या होता है। पहले तो इसमें जो अर्ध तरंग निष्ठकारी की जो वर्किंग मेथड था उसको लिखना है। लिखिए, चलिए क्या होगा। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता को निवेशित किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या किया जाता है, निवेशित किया जाता है, तब प्राथमिक कुंडली के S1 व S1 S2 P1 P2 क्या होते हैं, P1 P2। सिरे क्रमशः उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के S1 व
S2 सिरे भी S1 व S2 सिरे भी उच्च व निम्न विभव पर होते हैं। उच्च व निम्न विभव पर होते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है, पूरी प्रोसेस जो है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो है, जैसा अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो हमने लिखा था सेम पूरा डिक्टो है। केवल आपको एक चीज़ तैयार करनी रहेगी, याद करनी रहेगी, ये अपने आप थ्योरी याद होगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चेंज रहेगा, उसको हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो चेंज रहता है वही आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या है सेम रहेगी, थियोरिटिकल पार्ट है जो ऊपर, ठीक है। जिससे डायोड अक्ष अभिनति में कार्य करता है। अक्ष अभिनति में कार्य करता है और लोड प्रतिरोध RL को धारा का प्रवाह होता है। ये पूरी जो वर्किंग हो गई है वो हो गई आपकी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, ठीक है। अब इसी में जुड़ जाएगा फिल्टर, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। क्या होगा जरा देखिए, क्योंकि RL के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली संयोजित होती है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। देखिए प्रेरक कुंडली संयोजित होती है। डायोड से लोड RL की ओर प्रवाहित धारा, विद्युत धारा की बात हो रही है, प्रवाहित धारा
अब ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे कि जिसमें AC तथा DC भाग दोनों उपस्थित होते हैं। जिसमें AC और DC घटक दोनों उपस्थित हैं। ठीक है। प्रवाहित धारा सर्वप्रथम प्रेरक कुंडली पर पहुंचती है। प्रेरक कुंडली पर पहुंचती है। ठीक है। अब क्या होगा, प्रेरक कुंडली की एक प्रेरण प्रतिघात है कितनी, XL। यहाँ लिख चेक करेंगे, चूंकि DC करंट यानी कि डायरेक्ट करंट DC के लिए आवृत्ति F का मान शून्य होने के कारण कुंडली की प्रेरण प्रतिघात का मान भी शून्य होता है। प्रेरण प्रतिघात का मान भी शून्य होता है। अतः प्रेरण कुंडली पर या प्रेरण DC भाग पर प्रेरण कुंडली का प्रभाव या प्रेरण कुंडली के जो प्रेरण प्रतिघात है उसका प्रभाव नगण्य होता है। इसको डालो लास्ट वाली लाइन में। फुल होता है जिससे DC भाग पर कुंडली की प्रेरण प्रतिघात XL का प्रभाव नगण्य होता है। XL का प्रभाव क्या हो रहा है, निग्लेक्ट है। अर्थात XL बराबर ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो XL बराबर 2 पाई FL। DC भाग के लिए f का मान 0 समझा दिया है पहले। क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो।
चलिए देखिए, हो गया डीसी के लिए। जबकि एसी भाग के लिए एसी भाग बोल दीजिए या एसी घटक बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एसी भाग के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान शून्य नहीं होता है। इस कारण कुंडली के सिरों पर एसी भाग का जो विभव होता है उसका पतन हो जाता है, ठीक है। इस कारण प्रेरण कुंडली लिख दो क्योंकि उसमें कई कुंडली हैं, प्रेरण कुंडली ज़्यादा सही रहेगा, है कारण प्रेरण कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव का पतन होता है। क्या होता है? विभव पतन होता है, एसी वोल्टेज, ठीक है। अर्थात प्रेरण कुंडली से लोड RL की दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में, देखो प्रेरक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव का क्या हो गया? पतन हो गया, यानी एसी का मान क्या हो गया? कम हो गया। किसके कारण? जो कुंडली लगाई थी हमने श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध RL के, तो उसके कारण हुआ क्या कि एसी भाग का तो डीसी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पहले हमने जो डीसी के लिए लिखा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्रेरण प्रतिघात है उसका मान क्या होता है? शून्य। और एसी के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान शून्य नहीं होता है। इसलिए एसी भाग जब गुजरता है प्रेरण कुंडली से, तो प्रेरण कुंडली एक प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेरण प्रतिघात है, और प्रेरण प्रतिघात आप जानते हैं कि किसकी तरह कार्य करती है? वो किसकी तरह कार्य करता है? वो एक प्रतिरोध की तरह, वो भी एक बैरियर है। जिस प्रकार से प्रतिरोध के सिरों पर ही विभव क्या होता है? पतन होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, ऐसे ही प्रेरण कुंडली में प्रेरण प्रतिघात प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। इसलिए प्रेरण कुंडली के सिरों पर भी क्या होता है? विभव का पतन होता है। लेकिन कौन से विभव का पतन होता है? केवल एसी वोल्टेज का। डीसी वोल्टेज में कुछ नहीं होता, क्योंकि डीसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 0, डीसी की 0 होती है, इसलिए उसके लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होता है, ठीक है। तो वो अगर श्रेणी क्रम में चाहे किसी भी क्रम में लगाओ, ठीक है, तो कुंडली लगाइए तब भी डीसी पे कोई प्रभाव नहीं लगाइए तब भी कोई प्रभाव, ठीक है। लेकिन एसी पर अगर आप लगा देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा उसका, और जो है नहीं लगाएंगे तो स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें होने वाली विद्युत धारा में डीसी भाग का मान अधिक, डीसी भाग का मान अधिक तथा एसी भाग का मान कम होता है।
AC भाग का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात ऊर्मी का गुणांक न्यूनतम होता है। ऊर्मी का गुणांक इस प्रकार प्रेरक कुंडली एक फिल्टर का कार्य करती है। एक फिल्टर का कार्य करती है। कैसे फिल्टर का कार्य किया, प्रेरक कुंडली लगाने से डीसी तो निकल गया, डीसी पे कोई प्रभाव नहीं। एसी जब जाएगी तो एसी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि छान दिया ना उसने, फिल्टर कर दिया ना एसी को, थोड़ा पूरी तरीके से नहीं किया लेकिन कुछ तो किया ना। तो यही फिल्टर करने को क्या बोलते हैं, डीसी और एसी को सेपरेट करना। वो किसने कर दिया, इस प्रेरक कुंडली ने। तो वो ये क्या कहलाएगा फिर, ये पूरा श्रेणी प्रेरकत्व तो फिल्टर कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, एसी भाग के लिए F is not equal to 0, then XL बराबर 2 पाई FL। F का मान 0 है नहीं, तो इस XL का मान कुछ तो होगा, यानी कुछ तो प्रतिरोध, XL का मान कुछ हो गया यानी कि प्रतिरोध आ गया, और प्रतिरोध AC को इफेक्ट करता है। ठीक है, DC को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ये इसका प्रतिरोध, किसका, प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखेंगे आप। ये हो गई आपकी किसके लिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए, डीसी भाग के लिए भी हो गया और एसी भाग के लिए भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। अब है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए इसमें क्या है, पहले तो आपको डायोड D1 के लिए निकालना है, यानी धनात्मक अर्धचक्र के लिए। इसमें भी एक और पॉइंट, क्योंकि वहाँ तो एक ही डायोड था इसलिए हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर किसके लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, क्योंकि दो डायोड होते हैं, डायोड D1 और डायोड D2 के लिए। ठीक है, बिल्कुल चलिए। धनात्मक अर्धचक्र के, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान क्या होता है, डायोड D1 अग्रवृत्त में और डायोड D2 किसमें चला जाता है, पश्चवृत्त में चला जाता है। तो केवल डायोड D1 के द्वारा लोड प्रतिरोध RL की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो वो पूरा लिखना प्रोसेस जो रहता है अर्थ, वो फुल वेव रेक्टिफायर में
जो प्रोसेस लिखी थी, कार्यविधि लिखी थी, वर्किंग फंक्शन वही सेम है, थोड़ा सा लिख लीजिए क्या है। धनात्मक अर्धचक्र के दौरान, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है, पता है आपको, एक बार लिख चुके हो, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। धनात्मक अर्धचक्र के दौरान D1 अर्ध आगमन में तथा डायोड D2 उत्क्रम अंग, उत्क्रम ठीक रहेगा। उत्क्रम अभिलिख में कार्य करता है। इस स्थिति में डायोड D1 से इस कारण डायोड D1 से लोड प्रतिरोध RL की दिशा में, RL की दिशा में धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे तो AC और DC भाग के लिए, इसमें लिख लीजिए यहाँ पर छोटी पहली डाल दीजिए। इसमें एक लाइन और लिखोगे, क्या लिखोगे कि इस विद्युत धारा में AC और DC घटक दोनों उपस्थित होते हैं। लिखिए, इस प्रवाहित विद्युत धारा में AC व DC कंपोनेंट, AC व DC घटक उपस्थित है। AC व DC घटक उपस्थित होते हैं। अब हम उसको लेके चलेंगे उसको AC घटक के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टाइम हो गया, ओके।